नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो स्टोरी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं वो काफ़ी पुरानी है। एक तरह से देखा जाए तो ये एक ऐसी कहानी है जो पुलिस फाइल से है, आज से तकरीबन 11 साल पुरानी। मुंबई के पास मीरा भाईंदर है, आपको पता है। मीरा भाईंदर के रहने वाले एक एडवर्टाइजमेंट प्रोफेशनल जिनका नाम था चेतन भारद्वाज, ये 15 अक्टूबर 2013 को अपने घर से बाहर निकले। मीरा भाईंदर में अपने घर वालों को ये बता कर गए कि वो मलाड में उनका जो दूसरा घर है या दूसरा फ्लैट है वहाँ जा रहे हैं और रात को वहीं रुकेंगे, कुछ कामकाज है वो निपटाएंगे। घर वालों ने कहा ठीक है, क्योंकि ये भारद्वाज परिवार के 2 मकान थे। एक मकान मीरा भाईंदर में था जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, और दूसरा जो मकान है वो मलाड इलाके में था। अब ये चले तो गए 15 अक्टूबर 2013 की रात को, लेकिन फिर इसके बाद इनसे दोबारा किसी की बातचीत नहीं हुई। हुआ ये कि 16 तारीख को दिन में अंधेरी इलाके से एक ऑटो ड्राइवर ने भारद्वाज के छोटे भाई को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि उन्हें एक वॉलेट मिला है, एक पर्स, और उस पर्स में आपका नंबर था तो इसलिए मैंने आपको फ़ोन मिला लिया। तो छोटे भाई ने पूछा कि भाई पर्स का कलर कैसा है, उसमें और क्या पेपर्स हैं। तो ऑटो ड्राइवर ने वो सारी बातें बताई और छोटे भाई को फिर ये समझते देर नहीं लगी कि ये पर्स जो है, ये वॉलेट जो है, वो किसी और का नहीं बल्कि उसी के बड़े भाई चेतन भारद्वाज का है। अब वो थोड़ा चिंतित हो गया कि भाई तो मेरे मलाड गए थे, अब यहाँ अंधेरी में पर्स कहाँ से आया, क्या मेरे भाई को इसके बारे में पता भी है या नहीं, उनका पर्स खो गया है। तो खैर, इसके बाद छोटे भाई ने चेतन को एक एक करके कई बार फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन की घंटी लगातार बजती रही, छोटे भाई ने फ़ोन नहीं उठाया। अब छोटे भाई ने घर के दूसरे लोगों को, यानी भारद्वाज परिवार के जो बुज़ुर्ग हैं, चेतन के माता पिता, उनको भी फ़ोन किया, अपने माता पिता को फ़ोन किया और बताया कि भैया कहाँ हैं। तो उन्होंने बताया कि भैया तो मलाड के फ्लैट में ही कल गया था और अभी तक लौटा नहीं है। तो फिर घर वालों ने भी चेतन को फ़ोन करना शुरू किया, लेकिन नतीजा वही निकला कि फ़ोन नहीं उठा। चेतन के पास 2 फ़ोन थे, एक फ़ोन तो स्विच ऑफ ही हो चुका था। अब भारद्वाज परिवार के लोग थोड़ा परेशान हो गए। उनको लगने लगा कि ऐसा क्या हो गया, आज के ज़माने में कोई घर में है, कोई दूर दराज के इलाके में नहीं कि जहाँ चार्जिंग की फैसिलिटी ना हो, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा और दिन काफ़ी चढ़ाया है। वो थोड़ा परेशान हो गए। इसके बाद उन्होंने तय किया कि वो मलाड के उस फ्लैट में, उस मकान में जाएंगे और देखेंगे कि चेतन किस हाल में है और क्या घर में है या कहीं और चला गया है। तो जब घर पहुँचे, उन्होंने देखा कि घर जो है वो बंद है। इस बीच लगातार वो फ़ोन करते रहे, फ़ोन उठा नहीं। आखिरकार जो परिवार के लोग हैं, उन्होंने उनके पास जो डुप्लीकेट की था, उस चाबी से उन्होंने मलाड के उस फ्लैट का ताला खोल दिया। लेकिन ताला खोलने के बाद अंदर ड्राइंग रूम में जो मंजर दिखा, उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। लोग बुरी तरह डर गए, क्योंकि वहाँ खून से सनी हुई चेतन भारद्वाज की लाश पड़ी थी और लाश को देखकर ये लगता था कि शायद उसकी मौत को कई घंटे हो चुके हैं। यह अपने आप में बहुत ही विचलित करने वाली घटना थी, और ख़ासकर उन लोगों के लिए ज़्यादा जो खुद चेतन के सगे हैं, वो उसके माता पिता हों, भाई हों या दूसरे रिश्तेदार हों। उनको समझ में नहीं आया वो कैसे रिएक्ट करें, क्या करें। चीख पुकार मच गई मलाड के उस फ्लैट में। बहुत परेशान हुए और रोते बिलखते हुए पड़ोसियों को बुलाया, उन्हें बताया। सारे पड़ोसी भी हैरान हो गए। उन्हें पता ही नहीं था कि इस फ्लैट में चेतन रात को आया और आने के बाद कोई उसका कत्ल भी कर गया और फरार भी हो गया, दरवाज़ा भी बंद करके चला गया। तो आसपास के सारे लोग इस घटना से सन्न रह गए। उन्होंने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया और जो लोकल पुलिस स्टेशन है बांगुर नगर की पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची और पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम को पहले बहुत गौर से देखा और डेड बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसी के साथ उन्होंने इस मामले की छानबीन, इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। हालांकि पुलिस जब वहाँ पहुँची तो पुलिस ने पहली ही नज़र में सीन ऑफ क्राइम को देखकर ये भांप लिया था कि कत्ल की ये वारदात जो है कोई अजनबी की तरफ से अंजाम नहीं दी गई है। मतलब कोई अनजान आदमी नहीं है, कोई जानकार है।
और इसके पीछे पुलिस को यह भी समझ में आ गया कि जब जानकार है तो लूटपाट या रॉबरी जैसी संभावना जो है वो कम लगती है, इसके पीछे कोई और मोटिव हो सकता है, ऐसा पुलिस को लग रहा था। और पुलिस को ऐसा लगने के पीछे की जो वजह थी वो ये थी कि उस घर में कोई भी फोर्सफुल एंट्री के निशान नहीं थे, यानी दरवाजे पर कोई ऐसी मार्क जिसमें दरवाज़ा तोड़े जाने या ताला को ख़राब किए जाने की कोशिश हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। सारी चीज़ें जो है वो तकरीबन जस की तस कमरे के अंदर भी रखी हुई थी, कोई चीज़ बिखरी हुई नहीं थी। ऊपर से मकान में बियर की 2 बोतलें और फूड पैकेट, ये सारी चीज़ें अंदर रखी हुई थी, पड़ी हुई थी, जो भी आप कह लें। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि चेतन भारद्वाज कल किसी और को भी, बीती रात किसी और को भी होस्ट कर रहा था और शायद उसी आदमी ने, चाहे वो जो भी हो, उसने चेतन का कत्ल किया है। लेकिन ये आदमी कौन है, इसका पता लगाना पुलिस को था। अब जैसा कि आपको पता है, आमतौर पर इस तरह के मामलों की तफ्तीश जो है वो सीसीटीवी कैमरे को देखने से ही शुरू होती है। पुलिस ने भी सीसीटीवी कैमरों को एग्जामिन करने का फैसला किया। ये जो मलाड में ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का नाम है रुस्तम जी इलांजा बिल्डिंग। जो लोग मलाड और आसपास के लोग हैं वो ज़रूर इस बिल्डिंग के बारे में जानते होंगे। और इसी बिल्डिंग के 26वें माले में भारद्वाज परिवार का वो फ्लैट था जहाँ पर ये घटना हुई थी। तो पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज को एग्जामिन किया तो इस एफर्ट में या इस कोशिश में पुलिस को कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। अब पुलिस ने सोचा कि क्यों न घर वालों से डिटेल्ड पूछताछ की जाए और भारद्वाज को जानने वाले लोगों से पूछताछ की जाए, दोस्तों से, कलीग्स के, और साथ ही सोशल मीडिया पर जिन लोगों के साथ भारद्वाज की बातचीत होती है उनसे भी पूछताछ करके एक बार ये समझा जाए कि आखिर चेतन भारद्वाज की किससे दोस्ती थी, किससे दुश्मनी थी, इस मर्डर के पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। और पुलिस ने ये सारा एफर्ट कर लिया। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद पुलिस को न तो किसी ऐसे दुश्मन के बारे में जानकारी मिली और न ही किसी ऐसे दोस्त के बारे में पुलिस को पता चला जो गद्दारी कर सकता था या भारद्वाज की हत्या कर सकता था। तो कुल मिलाकर सीसीटीवी फुटेज, मैनुअल पुलिसिंग, ऑर्थोडॉक्स पुलिसिंग, इन सारी चीज़ों का हासिल जो है वो ज़ीरो था। और पुलिस को इस मामले में शुरुआती तफ्तीश में कोई लीड या कोई डेवलपमेंट इस मामले में पुलिस के हिस्से नहीं आई। पुलिस परेशान हो रही थी कि कैसे मामले को सुलझाए। अब उस मकान को जहाँ पर यह घटना हुई थी उसे तो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था, एक तरह से सील कर दिया था। लेकिन पुलिस ने जब उस मकान में मौजूद दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो है उनको देखा, जिन डॉक्यूमेंट्स के साथ वो भारद्वाज अपने मकान में या अपने कमरे में उस रात को था, उसमें पुलिस को एक बायोडाटा नज़र आया। ये बायोडाटा जो है एक आदमी का था, एक नौजवान का था, जिसका नाम था नवाज़ मोहम्मद नकी सिद्दीकी। अब भारद्वाज के कमरे में ये बायोडाटा क्या कर रहा था? पुलिस ने जब उस आदमी के बायोडाटा में उसकी प्रोफाइल चेक की तो उसको देखकर पुलिस को समझ में आया कि ये कोई कामगार है। कामगार मतलब कोई टेक्नीशियन कह लें या आईटीआई से पढ़ाई करके तरह तरह के जो काम होते हैं, चाहे वो प्लम्बिंग का काम हो या फर्निशिंग का काम हो, इस तरह से काम करने वाले जो लोग होते हैं, पुलिस को लगा कि शायद ये उसी जॉब प्रोफाइल का कोई आदमी है। बायोडाटा को देखकर पुलिस को ये समझ में आ रहा था। लेकिन पुलिस ये भी सोच रही थी कि एक एडवर्टाइजमेंट प्रोफेशनल के साथ या उसके पास में नवाज़ मोहम्मद सिद्दीकी जैसे आदमी के बायोडाटा का क्या रोल है, क्या काम है, क्योंकि सिद्दीकी का प्रोफाइल जो है वो चेतन भारद्वाज के प्रोफाइल से बिल्कुल मैच नहीं करता था। तो पुलिस ये भी सोच में पड़ गई कि इस आदमी का बायोडाटा जो है वो चेतन भारद्वाज ने अगर अपने पास मंगवाया था या वो आदमी बायोडाटा दे कर गया था तो उसके पीछे की वजह क्या रही होगी। पुलिस को ये नहीं समझ में आ रहा था। तो खैर पुलिस ने सोचा कि इस आदमी को भी ट्रैक करना और इससे पूछताछ करना बहुत ज़रूरी है। तो पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने उस बायोडाटा में जो मोबाइल नंबर था उस पर कॉल लगा दिया। लेकिन अफसोस कि मोबाइल स्विच ऑफ था। अब पुलिस को शक तो खैर नवाज़ मोहम्मद नकी सिद्दीकी पर हो रहा था क्योंकि उसका बायोडाटा मौके से मिला था। लेकिन जब मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ मिला तो पुलिस का शक जो है थोड़ा और गहरा हो गया। पुलिस को लगने लगा कि मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ होना कोई नॉर्मल बात नहीं है, वो भी आज के ज़माने में। बेशक तकरीबन 11 साल पुरानी कहानी है, लेकिन फिर भी तब भी मोबाइल फ़ोन का बड़ा ज़ोर था और धड़ल्ले से लोग इस्तेमाल करते थे। मोबाइल फ़ोन के बिना रह नहीं सकता इंसान आज की तारीख में। तो पुलिस सोच में पड़ गई कि भाई मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है। पुलिस रुक रुक कर उस नंबर पे कई बार ट्राई करती रही लेकिन वो फ़ोन लगातार ही स्विच ऑफ आ रहा था और तब पुलिस का शक थोड़ा और गहरा हो गया। अब पुलिस ने ये तय किया
कि वो उस एड्रेस पर पहुंचेगी जो एड्रेस इस बायोडाटा में दर्ज है या लिखा हुआ है, यानी नवाज मोहम्मद नकी सिद्दीकी के घर के पते पर पुलिस वहां पहुंची। लेकिन पुलिस को वहां पहुंचने के बाद जो है फिर से निराशा हाथ लगी, क्योंकि वो घर में भी नहीं था, गायब था। तो कुल मिलाकर मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ था, घर में गायब था, बायोडाटा पड़ा हुआ था। अब ये आदमी पुलिस की रडार पर आ चुका था, क्योंकि जब तक इस आदमी से पुलिस की बातचीत कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक पुलिस उसको क्लीन चिट भी नहीं दे सकती और उसे ये भी नहीं मान सकती कि इसी आदमी ने कत्ल किया था। तो पुलिस जो है थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड हो गई इस आदमी के ऊपर और पुलिस को लगने लगा कि हो ना हो कत्ल में इसका कोई ना कोई रोल ज़रूर है। इस बीच जब इसके बारे में पुलिस ने और जानकारी जुटाई तो ये पता चला कि वो मलाड के इलाके में ही रहता है और चैनल डोर्स का काम करता है। चैनल डोर्स आप समझते हैं, जो स्लाइडिंग डोर्स जो खींचकर यूं खोला या बंद किया जाता है, इसका वो काम करता है। जब छानबीन हुई तो पता चला कि इस आदमी ने कुछ समय पहले मलाड के चेतन भारद्वाज के फ्लैट में भी चैनल डोर लगाने का काम किया था और तब से इस नवाज मोहम्मद नकी सिद्दीकी की दोस्ती या जान पहचान चेतन भारद्वाज से हो गई थी। इसके बाद इन दोनों की आपस में मुलाकात भी होती रही। इस तरह की जानकारी पुलिस को छानबीन में मिली, लेकिन अब सवाल यह था कि क्या इसी आदमी ने कत्ल किया और अगर किया तो क्यों किया। अब पुलिस को यह भी पता लगाना था। लेकिन इस बीच पुलिस जब इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ा रही थी तो पुलिस ने इन दोनों के मोबाइल फ़ोन बेशक स्विच ऑफ थे, अब तो मिल नहीं रहा था, न तो चेतन का मोबाइल फ़ोन मिल रहा था और न ही सिद्दीकी का मिल रहा था। तो पुलिस ने दोनों का मोबाइल फ़ोन बेशक स्विच ऑफ हो, पुलिस ने तय किया कि वो CDR निकालकर कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाकर ये चेक करेगी कि इन लोगों की आखिरी बार बातचीत कब हुई थी। और जब पुलिस ने वो कॉल डिटेल निकलवाई, चेक किया, तो पता चला कि 15 तारीख की रात को, यानी 15 अक्टूबर की रात को, जिस रात को ये घटना हुई थी, उस दिन फ़ोन पर, मोबाइल पर दोनों की आपस में बातचीत हुई थी। यानी नवाज मोहम्मद सिद्दीकी की बातचीत चेतन भारद्वाज से फ़ोन पर हुई थी और सिर्फ फ़ोन पर कॉल ही नहीं हुआ था, बल्कि दोनों ने एक दूसरे को टेक्स्ट भी किया था, मैसेजेस भी भेजे थे। और इसके साथ साथ पुलिस ने यह भी देखा कि उस रात को सिद्दीकी के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन मलाड के उसी रुस्तम जी इलांजा बिल्डिंग के पास थी जिस बिल्डिंग में भारद्वाज रहता था, यानी जहां पर यह कत्ल की घटना हुई थी। और ये सारी चीज़ें यह इंडिकेट कर रही थी कि इसके पीछे ज़रूर सिद्दीकी का हाथ है, इस मर्डर में उसका कोई ना कोई रोल ज़रूर है। पुलिस अब उसे इंटरसेप्ट करने, उसे पकड़ने में पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी और इसका नतीजा ये हुआ कि तकरीबन 10 दिन गुजरते गुजरते 25 अक्टूबर को पुलिस ने नवाज मोहम्मद नकी सिद्दीकी को मलाड में उसी बिल्डिंग के पास से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली, उसे पकड़ लिया। और इस बार जब उसे पकड़ा और उससे जब पूछताछ की तो उसने जो कहानी सुनाई वो कहानी हैरान करने वाली थी। उसने ये बताया कि वो स्लाइडिंग डोर बनाने का काम करता है और इसी कामकाज के सिलसिले में उसकी मुलाकात भारद्वाज से हुई थी और दोनों का प्रोफाइल बेशक अलग अलग हो, दोनों अलग अलग प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ या दोस्ती काफ़ी ज़्यादा थी और वो आपस में एक दूसरे से मिला भी करते थे। और ये दोस्ती या मिलना जुलना कोई नॉर्मल दोस्ती वाली बात नहीं थी, बल्कि आप ये समझें कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप था। अब सिद्दीकी ने ये बताया कि 15 तारीख को भारद्वाज ने उसे फ़ोन करके अपने घर बुलाया था, दावत दी थी और उसके स्वागत के लिए तमाम खाना, ड्रिंक्स वगैरह के साथ वो तैयार था। अपने प्रोग्राम के मुताबिक काम से फ्री होने के बाद नवाज मोहम्मद नकी सिद्दीकी इसके घर पहुंचा, भारद्वाज के घर। भारद्वाज के साथ बैठकर दोनों ने शराब वगैरह भी पी, ड्रिंक किया। लेकिन इसके बाद भारद्वाज जो है उससे रिलेशन बनाने के लिए ज़िद करने लगा। दोनों के बीच में रिलेशन था ज़रूर, लेकिन इस रोज़ समहाउ जो भी रीज़न हो, सिद्दीकी रिलेशन के लिए तैयार नहीं था। तो जब भारद्वाज अपने आप को फोर्स करने लगा उसके ऊपर, या आप यूँ कहें कि एक तरह से रेप की कोशिश करने लगा, तो फिर सिद्दीकी जो है वो आपे से बाहर हो गया। उसके पास एक कटर था, उस कटर से उसने ताबड़तोड़ भारद्वाज पर हमला कर दिया और बुरी तरह हमला करने के बाद कटर से काट कर उसके ब्लड वेसल्स
नसें वगैरह और जिस्म के दूसरे हिस्सों पे घातक वार करके उसकी उसी के फ्लैट के अंदर जान ले ली। जान लेने के बाद उसे ये भी लगने लगा कि चूंकि उसका रिलेशन जो है भारद्वाज के साथ रहा है, तो ये भी हो सकता है कि भारद्वाज के पास उसके कुछ इंटीमेट फोटोग्राफ्स हों। इस बात की आशंका उसे थी और उसे ये भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि भारद्वाज तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसके उन डिवाइसेस में जो फोटोग्राफ्स या इंटीमेट वीडियोस हैं वो कहीं किसी और के हाथ न लग जाए, उसकी बदनामी ना हो। इसलिए उसने उसका लैपटॉप और 2 मोबाइल फ़ोन चुरा लिए और साथ ही पर्स भी उठा लिया, उसमें जो भी पैसे थे उसका इस्तेमाल करने के लिए। फिर ये चारों चीज़ें लेकर नवाज़ मोहम्मद नकी सिद्दीकी ये उस घर से निकल गया। निकलने के बाद वो फरार हुआ अंधेरी की तरफ। रास्ते में उसने जो पर्स है उस पर्स से रुपए पैसे निकाले और उस पर्स को अंधेरी के इलाके में ही कहीं फेंक दिया। और इसके अलावा जो 2 मोबाइल फ़ोन थे, 2 में से इन 1 हफ्ते के इन 10 दिनों के दौरान वो 1 मोबाइल फ़ोन बेच चुका था, जबकि दूसरा मोबाइल फ़ोन उसने अपने पास रखा था और लैपटॉप भी अपने पास रखा था, ये सोचकर कि इसको वो अच्छी तरह से बारीकी से देखेगा और इसमें जो भी ऑब्जेक्शनेबल या प्राइवेट वीडियोज़ उसके और भारद्वाज के हैं उसे वो डिलीट करेगा। लेकिन इससे पहले कि वो ये सब कुछ कर पाता, उसको पता चला कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है या कर सकती है, तो आखिरकार उसे जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उसने ये कहानी सुनाई और पुलिस ने उसके पास से जो दूसरा मोबाइल फ़ोन है और लैपटॉप है भारद्वाज का वो भी बरामद किया और उसके पास जो कुछ चोरी के रुपए भारद्वाज के पर्स से उसने चुराए थे उसमें से अगर कुछ चिल्लर समझ लीजिए बचे हों तो पुलिस ने वो रिकवर किए। लेकिन इस तरह से पुलिस ने एक ऐसे मामले को जिसमें कोई और सुराग, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे में कैद फुटेज के सूरत में हो या किसी और सूरत में हो, वो पुलिस के हाथ नहीं लगा था। उसमें सिर्फ एक बायोडाटा जो उस मकान में सीन ऑफ क्राइम पर पड़ा हुआ था, उस बायोडाटा के सहारे पुलिस इस मामले को सुलझाने में कामयाब हुई और कातिल तक पहुंच गई। तो ये थी पूरी कहानी। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाकये के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।